जहाँ हवाओं में खुशबू रहती है, जहाँ सादगी इंसानों में रहती है, जहाँ पहाड़ों से मिलने आते हैं पर्वत, वो है हमारा हिमाचल, वो है हमारा प्यारा हिमाचल। नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ डिम्पल शर्मा। हिमाचल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला प्रदेश है। यहाँ की लोक कलाएँ यहाँ के कण कण में देखने को मिलती है और इन लोक कलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं हमारे युवा, जो तकनीक के माध्यम से इन सभी लोक कलाओं को सहेज रहे हैं, संजो रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ है एक आईटी इंजीनियर, जिन्होंने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमारे लोक गीतों को जन जन तक पहुंचाया और हिमाचल को प्रदेश के बाहर एक अलग पहचान दिलाई। आइए जानते हैं इनके आईटी के सफ़र को और किस तरह से इन्होंने हिमाचल में आईटी को एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनाने की ठान ली है। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। कार्यक्रम में हमारे साथ है पंकज शर्मा जी। पंकज जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन हिमाचल का। पंकज जी, जिस तरह से आप आईटी क्षेत्र से हैं और साथ ही साथ आपका जो हम कह सकते हैं जुड़ाव म्यूज़िक के साथ भी है, तो ये सारा सफ़र मुझे लग रहा है बड़ा ही रोमांचक भी है और बड़ा कुछ है आपसे जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में। आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपकी पहचान जो है, आपके परिवार के बारे में, आपके गांव के बारे में और साथ ही साथ आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है। मैं गांव बागड़ी तहसील ठियोग के बड़ोग पंचायत का रहने वाला हूं और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूं और आप एजुकेशन में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है और उसी के साथ अब उसी क्षेत्र में आगे कार्य कर रहा हूँ। जी, बात की जाए म्यूज़िक की, तो आपने पहली एक हम कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया, जिसे हम देखते हैं pahadigaana.com के नाम से जाना जाता है। तो ये मन में विचार कैसे आया कि जो गानों को है वो डिजिटलाइजेशन की जा सकती है? क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी? जी हाँ, एक्चुअली एक हिस्ट्री, इसका इतिहास है और मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जो गांव से है किशन वर्मा जी, बहुत बड़े कलाकार हैं। वो मुझे मिले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, कि आप हिमाचल की इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा करो कि हमारे, क्योंकि सीडीज़ और डीवीडीज़ पे लोगों ने गाना सुनना बंद कर दिया था, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा तुम डिजिटलाइज करके कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे लोग गाने ऑनलाइन सुन सकें। तो फिर वो आइडिया मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ और मेरे साथ मेरे मित्र अनुराग ठाकुर कांगड़ा के रहने वाले हैं, जो मेरे साथी थे, तो मैंने उनके साथ आइडिया शेयर किया कि कुछ ऐसा आइडिया मुझे किशन वर्मा जी ने दिया है कि आप म्यूज़िक के लिए कुछ वेबसाइट या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे कलाकार गाने डाउनलोड कर सके और गाने शेयर कर सके। और सीडी और डीवीडीज़ बंद हो चुकी थी, तो उसी बेस पे फिर हमने ये pahadigaana.com का रिलीज़ की। इसकी रिलीज़ 14 मार्च 2016 को नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी ने पौंटा साहिब में की थी, जहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र, कैलाश, सुनील और अनुराग भी थे। तो हम सब 5 लोगों ने मिलकर, फिर हमारी ग्रेजुएशंस भी चल रही थी, बीटेक भी चल रही थी, तो हमने ऐसे प्रोजेक्ट लिया, 2 मंथ उस वेबसाइट को बनाने में लगाए और फिर उसके बाद इसको लॉन्च किया। जी। तो ये जो आपका सफ़र था, ये आपकी एजुकेशन के साथ साथ ही चल पड़ा था। तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो शुरू हो गया था। मुझे लगता है उस समय में ये पहल थी एक आईटी के क्षेत्र की, अगर हम कहें इस फील्ड में, तो ये पहल थी। तो ऐसे में जब भी कोई चीज़ शुरू की जाती है तो बड़ी सारी चुनौतियाँ सामने आती हैं। तो यदि हम इस क्षेत्र की बात करें तो किस तरह की चुनौतियों का सामना आपने किया? हमारा इसको बनाने का मोटिव कोई बिजनेस रिस्पेक्टिव से नहीं था या अर्निंग रिस्पेक्टिव से नहीं था। हमारा मोटिव था कि हिमाचल के कल्चर को हम कैसे प्रमोट कर सकें। तो उसी बेस पे हमने प्लेटफॉर्म तो बना दिया, वेबसाइट भी लॉन्च कर ली। हमारे पास गानों की कमी थी, आर्टिस्ट की कमी थी, सिंगर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, वो हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे। तो फिर इसमें हमारी मदद की आर्टिस्ट ने, जैसे कुलदीप शर्मा जी हो गए, सुरेंद्र दांगी, किशन वर्मा और म्यूज़िक डायरेक्टर सुरेंद्र नेगी, राजीव नेगी, ये सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स, संगीतकारों ने, सभी के सहयोग से हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। हम सब लोगों ने मिल के बातचीत के तौर पे भी कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, आप इस पे यहाँ पे गाने डालिए, आपके गाने लोग सुनेंगे, क्योंकि सीडी और डीवीडी का टाइम चला गया, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का टाइम आ गया है, अब लोग ऑनलाइन मोबाइल पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसी बेस पे उन्होंने हमारा आइडिया अप्रिशिएट किया, देन वो हमारे से कांटेक्ट में आए। फिर उससे जो भी कलाकार किसी भी स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते थे,
वो हमारे पास आ जाते थे भाई कि ठीक है आप अपने प्लेटफॉर्म पे उस गाने को डालो, और उससे इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई जो जहाँ गाने सुनना कम हो गया था, लोग के पास गानों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो नई चीज़ें आ रही थी वो चीज़ें बहुत बेहतर हुई, और डिजिटल युग आया, धीरे धीरे इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हुआ और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और आज की टाइम में आप देखेंगे कि पिछले समय से हिमाचली गीतों को कितना प्रोत्साहन मिला है, कितने ज़्यादा लोग गाने सुनते हैं, देश में विदेश में हर जगह इन गानों को सुना जा सकता है। तो यही चुनौतियाँ थी आर्टिस्ट को पकड़ना, उन्हें थोड़ा सा समझाना। तो यही चीज़ इनिशियल फेज़ में हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क रहा, लेकिन आर्टिस्ट ने हमारा सहयोग दिया तो उस वजह से ये चीज़ संभव हो पाई, बहुत अच्छा हुआ। जी, जैसे आपने कहा भी कि आज हम देखते हैं इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शायद जिस समय में आपने ये शुरू किया था उस समय आपने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं आज हर व्यक्ति तक जो है इंटरनेट की पहुंच है और हर कोई इन गानों को सुन पा रहा है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने ये आपका पहाड़ी गाना .com आपने शुरू किया तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना कौन सा इस पे रहा? इसमें हमारा जो सबसे पॉपुलर सॉन्ग था वो पिंक प्लाजो सॉन्ग था, जो किशन वर्मा, सरला दांगी और सुंदर दांगी जी ने वो लिखा था, और सुरेंद्र नेगी जी का उसमें संगीत था। AC भारद्वाज और आर्टिस्ट ने इसमें वीडियो का रूपांतरण किया था। ये गाने के पीछे भी एक हिस्ट्री है और एक कहानी है कि हमने इसकी ऑडियो लॉन्च कर ली थी वैसे अपने प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे हमने डाल दी थी, हमें उतना अच्छा रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला जो इनिशियल फेज़ पे था ऑडियो का। देन आई हैव डिस्कस्ड विद सुरेंद्र दांगी सर कि हम इसके म्यूज़िक में, या उन्होंने आइडिया दिया कि हम कंपोजिशन चेंज करते इस गाने की, थोड़ा इसको चेंज करते, फिर उसको चेंज करके दोबारा अपलोड किया गया। और इंस्टेंटली क्या हो गया कि आपकी कुमार सेन एसोसिएशन ने का गेटी थिएटर में एक प्रोग्राम था और वहाँ पे वो गाना स्ट्राइक हो गया। वही जैसे मैं बात करता हूँ डिजिटल युग है, तो उसी डिजिटल युग में ये गाना वायरल हो गया और लोगों ने इस गाने को इतना प्यार दिया कि आज के समय में ये सबसे बड़ा गाना बन गया है। अगर आप YouTube के इतिहास में देखें तो 40 मिलियन के आसपास इसके व्यूज़ है। Spotify या फिर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है। जी पंकज जी, सच में ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्यों ना यहाँ हम भी आनंद लें इस गाने का, हमारे दर्शक भी इस गाने को देखें। तो आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गाने पिंक प्लाजो का। बमड़ी घर नहीं खानी के ना जोरे, घर नहीं खानी के ना जो बमड़ी घर नहीं खानी के ना जोरे। खेणी बमड़ी सचू बोलू नहीं किए बना रे, सचू बोलू नहीं किए बना बमड़ी सचू बोलू नहीं किए बना रे। बमड़ी दिल ऐसे पोंटे तोरा झूठो रे, दिल ऐसे पोंटे तोरा झूठो बमड़ी दिल ऐसे पोंटे तोरा झूठो रे।
सिरा मेरे काले दूधा लगो बमणिए सिरा मेरे काले दूधा लगो रे डाड़ी दे सब काम करिने पूरे रे सब काम करिने पूरे बमणिए सब काम करिने पूरे रे बहुत ही खूबसूरत ये गीत था पंकज जी। इस सफलता के बाद कितना और ज़्यादा उत्साह में वृद्धि हुई, कितना आपको लगा कि नहीं अब इसमें कुछ और करना है? इसके बाद जब ये पॉपुलैरिटी हमें मिली तो हमने देखा कि जो बड़ी कंपनीज़ है इंडिया में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उसी बेस पे हमने इन गानों को यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया जी, जिसने हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दी। यूट्यूब पे डालने से ये ज़्यादा सुपर इजी हो गया लोगों के लिए कि वो इजी एक्सेस कर पाते थे गानों को, वो इजीली देख सकते थे गानों को। तो हमने वेबसाइट पे डालने के साथ साथ यूट्यूब पे डालना शुरू किया और उसके साथ साथ फिर गाने पॉपुलर होने शुरू हो गए और आज की डेट में हर एक सिंगर, हर एक आर्टिस्ट ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया क्योंकि पॉपुलैरिटी डे बाय डे उसकी बढ़ती गई। लेकिन वो इनिशिएटिव इनिशियल फेज़ में हमने शुरू किया था कि यूट्यूब पे भी हम नाटिया डाल सकते हैं। ये चीज़ तो एक खुशी अंदर से आपको बहुत ज़्यादा होती होगी। आपने चुनौतियों की बात की थी कि सब लोगों को एक साथ लाना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था। इतने कलाकार, अगर हिमाचल की हम बात करें तो मुझे लगता है हर जगह पर हमारे लोक कलाकार हैं। ऐसे में आपने सबको किस तरह से इकट्ठा किया और किन किन लोगों ने इसमें आपका सहयोग किया? इसमें इनिशियल फेज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि कोई भी आर्टिस्ट जाएगा गाना रिकॉर्ड करेगा तो एक म्यूज़िक स्टूडियो में जाएगा। तो हमने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ही पकड़ा सबसे पहले तो कि भाई म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाओ, आप अपना आइडिया दो, ये आइडिया हमारा है, उस आइडिया को शेयर करो और उस आइडिया के बेस पे उसको वो गाने वहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाए। तो सिंगर्स तक वो अपनी बात पहुँचाते थे, सिंगर हमारे तक रीच करते थे और हम उन गानों को फिर डाल देते थे। तो यही चीज़ इसमें चलती रहती थी। तो आर्टिस्ट का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स था उनका रोल अच्छा रहा और उसके साथ साथ हर एक फील्ड में कोई ना कोई आपके पास चैलेंजेस चले रहते हैं या हर लोग आपको मोटिवेट करता है, तो वही चीज़ें आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है यहाँ पे। जी। बात की जाए कि आपके काम की इस फील्ड में जो आपने आर्टिस्ट के लिए किया, ऐसे में जो आर्टिस्ट थे उनको किस तरह से लाभ मिला? आपने अपनी लोक संस्कृति को सहेजने का काम तो किया ही, साथ ही साथ आपने कलाकारों के लिए भी बहुत एक अच्छा कदम उठाया। ऐसे में उन्हें किस तरह से इससे लाभ प्राप्त हुआ? या इसमें दो चार चीज़ें थी कि इनिशियल फेज़ पे हमने एक तो पेड गाने करने शुरू कर दिए थे। हमने एक 2018 में गानों को पेड करना शुरू कर दिया था। हमने आर्टिस्ट को बोल दिया था भी कि आप अपने गानों से पैसा भी कमा सकते हो। तो हमने गाने डाले, बहुत सिंगर के गाने हमने डाले, पॉपुलर सिंगर्स के सॉन्ग्स हमने डाले। उन सिंगर्स के गाने डालने के बाद हमें एक अच्छी पॉपुलैरिटी भी मिली, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत होगी, हम किसी गाने को 10 रुपये का रख लेते थे अपनी वेबसाइट पे, तो अगर उसने वो गाना डाउनलोड करना है तो उसे 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर पिंक प्लाजो आपने डाउनलोड करना है, सुनना है, तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, फिर आप सुन सकते हो। लेकिन उस केस में क्या हो गया कि लोग एक तो पे करना नहीं चाह रहे थे, दे नीड फ्री थिंग्स, हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल करना चाह रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या थी कि जो गाने थे अगर आप डाउनलोड कर लो उसको आप इजीली शेयर कर सकते हो, तो वो खरीद नहीं रहे थे उस चीज़ को। तो हमारा वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, एक चैलेंज रहा जिसको हम फेस कर पाए। उसके बाद हमने उस चीज़ को कैंसिल कर दिया भी कि हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे जो हम फेस नहीं कर पा रहे थे। जी, जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो इस तरह की समस्याएं आती ही हैं। आप कहते हैं ना कि गिर गिर कर ही सीखते हैं, धीरे धीरे करके। तो आपने भी काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया और फिर उसके बाद जो है आपने धीरे धीरे, हम कह सकते हैं, इस फील्ड में स्टेबिलिटी लेके आए। ऐसे में बात की जाए जब पहाड़ी गाना .com की,
तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था हिमाचल की जब हम बात करते हैं। ऐसे में आपने रुख किया हिमाचल से बाहर की ओर। हमने देखा है कि आपने जो है नेपाल के गानों के लिए भी वेबसाइट बनाई, सिक्किम की जब हम बात करते हैं वहाँ के लिए आपने कार्य किया। तो ये सोच कहाँ से आई, कैसे लगा कि अब हिमाचल के बाहर भी जाना चाहिए, अपनी जो है एक पहचान वहाँ भी बनानी चाहिए? जी, इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि जब मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, मेरे साथ एक सिक्किम के जो मेरा फ्रेंड था विवेक छेत्री, वो सिक्किम से थे। तो जब उन्होंने देखा कि हिमाचल में ये वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो गई है, हमारा आइडिया अच्छा चल रहा है, वो मेरे क्लासमेट थे, अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने बोला कि यार हम ये चीज़ ना नेपाल के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि हमारे पास प्लेटफॉर्म रेडी है, हम ये चीज़ें नेपाल के लिए लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन आप वहाँ जाके उस चीज़ को प्रमोट करो, हम आपके लिए प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, हर एक चीज़ हम सेटअप करके देते हैं। तो हमने फिर वो नेपाल के लिए चीज़ें की, वहाँ पे उन्होंने नेपालीplaylist.com करके हमने वो चीज़ लॉन्च की थी। जी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज आप खुद यहाँ थे और मदद ली जा रही थी, एक तरह का ब्रिज बन रहा था, तो वो सारा एक्सपीरियंस किस तरह का था? क्योंकि कुछ नया सीखने को मिल रहा था। जी, उसमें एक कोलैबोरेशन टाइप ऑफ था हमारा, कि हम उसमें टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस वेबसाइट में वो चीज़ें डाल रहे हैं, और विवेक छेत्री की एक टीम अलग से थी जो उन गानों को, उन चीज़ों को अपने पास कंट्रोल करके सेव करके रख रही थी। तो हम एक मीडियम के तौर पे उनकी हेल्प आउट कर रहे थे, और चीज़ें वही थी कि हम वो प्लेटफॉर्म तैयार करें उनके लिए और वहाँ के लिए भी, क्योंकि सेम सिचुएशन जैसे हिमाचल में थी वैसे ही सिक्किम और नेपाल में भी है। तो यही चीज़ है। जी, तो मतलब एक तरह से सबके सहयोग से जो है वो कार्य हो ही गया। ऐसे में बात की जाए पंकज जी, आप बिलोंग करते हैं ठेउक से, और ठेउक की जो संस्कृति है अपने आप में काफ़ी कुछ लिए हुए है, चाहे वहाँ की लोक संस्कृति की बात करें, लोक कलाओं की बात करें, तो कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं वहाँ की? मुझे ठेउक में हमारी जो पहाड़ी नाटिया है, हमारी जो फेमस मुजरा है, वो मुझे बहुत पसंद है। और हम चाहे अमेरिका चले जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, लेकिन जो हमारा अपना संस्कृति है, हमारे गाने हैं, वो हमेशा हमें अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखते हैं। तो इसीलिए मुझे मुजरा नाटी बहुत पसंद है। जी, तो क्यों ना हम भी आनंद लें मुजरा नाटी की यहाँ पर, और देखें कि किस तरह से हम जोड़ सकते हैं खुद को अपनी लोक संस्कृति के साथ। तो आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का। Jamaica,
बहुत ही खूबसूरत ये गीत था। पंकज जी, जिस तरह से हमारी कुछ स्पेसिफिक कुछ जगह की जो है लोकगीत हैं या हम मंजरी की बात करें जिस तरह से ये है, तो किस तरह से ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो लोक साहित्य है, उसको आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आपका एक युवा के तौर पर क्या विचार है इसके बारे में? किसी भी प्रदेश की, देश की संस्कृति में युवा का योगदान बहुत रहता है। आप जिस संस्कृति में रहते हो आपको उसका आचरण करना चाहिए। हमारी देवभूमि देवी देवताओं की भूमि है, तो हमें जितने भी संस्कार हमें बुज़ुर्गों से मिले हैं, हमारे रीति रिवाज है, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। और यही मैसेज मेरा युवाओं के लिए भी है जी, क्योंकि युवा ही है जो जो हमारे अभी तक का जो भी हमारे पास सहेजा हुआ है, हमारी संस्कृति है, उसे आगे ले जाने का कार्य कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। पंकज जी, अगर हम आपके सारे जीवन परिचय को देखें तो आपको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, बहुत सारे आपको पुरस्कार मिले हैं आपकी उपलब्धियों के लिए, चाहे वो हिमाचल की बात हो या हिमाचल के बाहर की बात हो। हिमाचल अचीवर्स, अवार्ड ऑफ मेरिट, इस तरह के कई सारे जो पुरस्कार हैं आप प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सफ़र किस तरह से रहा? क्योंकि मुझे लगता है जब आपको सराहा जाता है तो आपका उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको लगता है कि नहीं, अब जो भी परेशानी है उनको ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना है, कुछ और करना है। तो आपके जीवन में ये अवार्ड्स किस तरह से रहे? हमें जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अवार्ड्स दिया तो उस समय वो एक मोटिवेशन के तौर पे, एक डोज के तौर पे हमें काम करता है। हमें एक मोटिवेशन मिलती है उस कार्य को करते समय। और जब भी हिमाचल अचीवर अवार्ड दिया गया, अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया, तो उन चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिली कि हम सही रास्ते पे, हम सही चीज़ कर रहे हैं, जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और अच्छे कार्यों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो। तो मेरा ये मानना है कि अवार्ड्स या कोई भी चीज़ आपको दी जाए, उसके वो आपको एक प्रोत्साहन देती है, जो कार्य को अच्छे लगन से करने में आपके लिए एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जी पंकज जी, अब हम बात करें आपके आईटी सेक्टर की, जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ही हम कह सकते हैं pahadigaana.com बना और इतनी प्रसिद्धि हमारे गानों को मिली, हिमाचल की पहचान बाहर बनी, जिस तरह से आपने नेपाल, सिक्किम, हर जगह में अपनी एक पहचान बनाई। तो बात की जाए आईटी सेक्टर की, जो आपने हिमाचल शिमला में शुरू किया, ऐसे में किन किन समस्याओं का सामना आपने इस क्षेत्र में किया? क्योंकि दोनों ही जगह आपको समस्याएं तो देखनी ही पड़ी, पर अगर हम आईटी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? इसमें पहले मैंने चंडीगढ़ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, गाशवा टेक्नोलॉजीज़ करके। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी उस समय में वहाँ पे आपको चंडीगढ़ में इजीली एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, कंपनीज़ मिल जाती है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब आप जाते हो शिमला के लिए, एक छोटा सा हमारा जो सिटी है, यहाँ पे ना आईटी सिटी अवेलेबल है, ना कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आता है, दूसरा इशू हमारा आता है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो बच्चा थोड़ा ज़्यादा स्किल्ड होगा वो बेंगलोर या फिर बाहर के देशों में चला जाएगा, अदरवाइज़ वो प्रेफर नहीं करेगा इस लोकेशन को। लेकिन हमने ये माना कि हमें इसे शिमला में ही करना है और हम स्किल और टीम यहीं पे अच्छी बनाएंगे। तो आइडिया यही था, दिक्कतें तो बहुत थी, लेकिन हमने ये सोचा कि हम शिमला से, तो हम शिमला में ये सारी चीज़ें सेटअप करेंगे और शिमला में ही एक आईटी में एक ग्रोथ या कंपनीज और जॉब्स लेकर आएंगे यहाँ के लिए। जी। इन संघर्षों में यदि प्रेरणा की बात करें तो कौन आपके लिए प्रेरणा स्वरूप रहे हैं? कि आपकी फैमिली को हम कह सकते हैं कि आपके साथ हमेशा खड़ी रही, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया, चाहे हम शुरुआती समय की बात करें या फिर अभी भी हम कह सकते हैं, तो किन्हें आप अपनी प्रेरणा मानते हैं? मैं अपने पिता, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने दादा दादी सबको का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं +2 पास किया था नॉन मेडिकल, तो उन्होंने मुझे, मैं कह रहा था कि मुझे बीटेक ही करनी है, देन पेरेंट्स से भी हमारे फाइनेंशियली वी आर नॉट दैट मच गुड एट दैट टाइम। सो आई टोल्ड भाई कि मैं इसमें कामयाब करके आपको दिखाऊंगा, आप एक बार चाहे कैसे भी, आप चाहे लोन ले लो, कुछ भी ले लो, आई विल डू समथिंग बेटर इन इट। सो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उनका साथ मिला और वही चीज़ मेरे लिए एक प्रेरणा मिली वहाँ से। और किसी के जीवन में भी किसी महिला का सहयोग हमेशा रहता है।
जैसे मेरी धर्मपत्नी, मेरी माँ और मेरी बेटी, तो मेरे पास तो 3-3, 4-4 लोग हैं। तो वो लोग मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे, हमेशा ही मोटिवेशन देते थे कि हाँ मुझे अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ उसको और अच्छे लेवल पे करूँ और अच्छे तरीके से करूँ। जी जी पंकज जी, जिस तरह से आपने संघर्षों की बात की कि आफ्टर स्कूल ही आपके पास एक टारगेट था कि मुझे ये अचीव करना है, आपने अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया था। ऐसे में जब आपकी बीटेक कंप्लीट हुई और आपने आईटी सेक्टर में जॉब ना सोचकर आपने सोचा कि आपको करना है अपना कोई स्टार्टअप, तो एक चैलेंज नहीं लगा, एक डर नहीं लगा कि अब कैसा रहेगा, क्या है, क्या सोच आई उस वक्त मन में कि क्यों आपने जो है स्टार्टअप को चुना, अपने बिजनेस को चुना? इसके पीछे भी एक कहानी है मेरी। जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैं बीटेक कर रहा था वहाँ से मेरी जॉब प्लेसमेंट हो गई थी, तो मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा था। मैंने 6 मंथ उस कंपनीज में किए। देन आई डिसाइडेड कि मुझे बिज़नेस करना है। मेरा शुरू से ही बिज़नेस करने का आइडिया था कि मुझे एक बिज़नेस ओनर ही बनना है, नॉट लुकिंग फॉर द जॉब, कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिज़नेस करना है। वो इट मे बी चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो वो एक थॉट प्रोसेस था इनिशियल फेज से ही। तो उसके लिए जो लर्निंग प्रोसेस था वो आपको किसी स्किल्ड कंपनी में जाके या फिर कहीं जाकर ही आप उस चीज़ को सीखते हो। तो वही मेरे लिए मोटिवेशंस थी। जब मैं चंडीगढ़ या लुधियाना में मैंने जब जॉब्स की डिफरेंट कंपनीज़ में, वो मुझे मोटिवेशन मिली। और जब मुझे लगा कि हाँ मैं अब इतना स्किल्ड हो चुका हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ और मैं एक कंपनी अच्छे से रन कर सकता हूँ, आई हैव ऑल दो स्किल्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रन ए ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यस आई हैव टू गो एंड स्टार्ट माई स्टार्टअप। जी, आपने यहाँ पंकज जी स्किल्स की बात की है, तो क्या लगता है आपको कि जो भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं, किस तरह की स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए जिससे कि वो कुछ नया शुरू कर सकते हैं? देखिए, आज की डेट में अगर आप कोई भी चीज़ आप अच्छे से करते हो, आपके पास एक हायर अथॉरिटी की स्किल है, तो आप कामयाब हो सकते हो। अगर मैं आईटी फील्ड में बात करूं तो आईटी में बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल है। लाइक आप पाइथन एआई के लिए जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी के लिए आप जा सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आप जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप जा सकते हो। बहुत सारी फील्ड्स मार्केट में अवेलेबल है। द थिंग दैट मैटर्स इज़ द स्किल। सो अगर आप जितना आपका अच्छा हुनर है, आपकी डिमांड जॉब रिस्पेक्टिव से भी, आप एज ए स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर की नज़र से भी वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी इन योर फ्यूचर। सो स्किलफुल जॉब और स्किलफुल वर्क के लिए आप जाओ, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर कैरियर और योर फ्यूचर। जी, तो थियोरेटिकल ना जाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जो स्किल्स हैं, जो भी आप बेहतर कर सकते हैं, उसकी ओर आपको जाना चाहिए। जी, मैं हमेशा यही बोलता हूँ अपने जो ऑफिस में भी मेरे एम्प्लॉयज़ है और साथी है कि स्किल इज़ किंग। तो स्किल हमेशा आपका किंग रहने वाला है, क्योंकि वो आपको राजा बना देगा अगर आपके पास हुनर है। तो अगर आप स्किल नहीं सीखोगे तो आप किंग नहीं बन पाओगे। सो दैट्स द सिंपल थिंग। पंकज जी, जिस तरह से कोई भी काम शुरू किया जाता है, आज तो डिजिटलाइजेशन का युग है, कोई भी छोटे से छोटा काम भी हो तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है ना? तो ऐसे में यदि हम चैलेंजेस की बात करें, उसके बाद भी आपने जिस तरह से अपना काम शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपके पास डिजिटलाइजेशन का माध्यम तो था, परंतु उसके बाद भी आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो चैलेंजेस क्या है और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? बेसिकली इनिशियल फेज़ में 2017-18 के आसपास कनेक्टिविटी का इशू था। यहाँ पे कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शंस BSNL ही चलता था। अब फाइबर आ चुका है तो दैट विल बी मच बेटर। लेकिन इसके अलावा आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला अनस्किल्ड एम्प्लॉय, तो स्किल्ड एम्प्लॉय होने ज़रूरी है और प्रोफेशनलिज्म होना ज़रूरी है। वो चीज़ें थोड़ी सी मिस करती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो लर्निंग करिकुलम है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं करवाया जाता है। अगर उसको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करके आप थ्योरेटिकली भी कराओ, लेकिन प्रैक्टिकली उसको ज़्यादा इंप्रूव करो, क्योंकि जब वो अपनी ग्रेजुएशंस बीटेक MCA BCA करके जाएगा तो उसे एट दी एंड वो प्रैक्टिकल चीज़ आनी ज़रूरी है। देन कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे हायर करेगी। जी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हम पढ़ें उसकी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिले। बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ भी नहीं हो सकता है। बात की जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म की कि कितना ज़रूरी है आईटी क्षेत्र में कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे आप आगे आ सको। जैसे आपने कहा स्किल्स भी होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो वो आप कैसे देखते हैं और एक व्यक्ति जो है वो कैसे उसको प्राप्त कर सकता है? अभी अगर हिमाचल में या शिमला में बात करूं तो हमारे
ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है जो आईटी फील्ड में काम कर रही है, लेकिन आफ्टर कोविड कुछ लोगों ने स्टार्टअप्स यहाँ पे शुरू किए हैं जो हम देख रहे हैं रिसेंटली। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, बट यू नीड टू बी हंगर ऑफ दैट यू वांट टू लर्न समथिंग। तो अगर वो सीखना चाहते हैं तो दे हैव पॉसिबल अपॉर्चुनिटी राइट नाउ अवेलेबल इन हिमाचल ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज खुल चुकी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, और नहीं तो अदरवाइज़ बाहर की सिटीज़ में तो अवेलेबल है ही है, लेकिन आप हिमाचल और शिमला में भी ये चीज़ें कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस स्किल सेट में जाना चाहते हो, क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो, क्या हुनर आप लेना चाहते हो। जी, जिस तरह से आप आईटी का काम कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से स्पेसिफिक स्किल्स की अगर हम बात करें वो होना ज़रूरी है? इसमें अगर वैसे तो कंप्यूटर साइंस फील्ड ही सारी रहती है, तो कंप्यूटर साइंस में आप अगर कोई बीटेक बीसीए एमसीए करके बच्चा आ रहा है, ये भी मैटर नहीं करता कि आप बीटेक एमसीए करके आओ, या अगर आप +2 पास भी हो आप ये चीज़ें कर सकते हो, सच एज़ कि आपने क्या बोलते ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, पाइथन एआई करना है, मोशन ग्राफिक करना है, मशीन लर्निंग करना है, साइबर सिक्योरिटीज़ करनी है। तो ये बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल है मार्केट में। आप देखते होंगे आज की डेट में हर जगह एआई चल रहा है, हर एक चीज़ में एआई डाल दिया गया है, तो वो एआई में आपको अडेप्ट होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, अगर आप आज एआई में अडेप्ट नहीं होगे तो जैसे बोलते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब एआई ले जाएगा। देखते आप आजकल सोशल मीडिया में एआई वाले टूल्स चले हुए हैं जो फोटोज़ वगैरह बन रहे हैं, तो वो सारे एआई के ही है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर जो काम करता है तो वो एआई टूल करके दे रहा है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब जाएगी। लेकिन अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही एआई सीख ले तो उसकी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी और वो अच्छा स्किल्ड भी हो जाएगा। तो स्किल्ड होना ज़रूरी है, आपको ट्रेंड्स के साथ चेंज होते रहना पड़ेगा। आप हमेशा एक स्किल सेट पे नहीं रह सकते आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि आज जो स्किल आप कर रहे हो, आज जो इंडस्ट्री में स्किल की डिमांड है, आने वाले 10 सालों बाद वो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री बहुत फास्ट मूव करती है। सो जो इन चीज़ों को सीखे, इस पे अपना करियर बनाना चाहता हूँ, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रहना उसके लिए ज़रूरी है। जी, तो पंकज जी आप कहना चाहते हैं कि जो आईटी क्षेत्र में हैं उन्हें हमेशा एक्टिव रहना है, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे नहीं, ये बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे में जो आपके साथ आप जिस तरह से इन चेंजेस का सामना करते हैं, क्या आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं थोड़ा सा अपने सुकून के लिए, अपने रेस्ट के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए? जी, बीच बीच में निकाल लेते हैं, लेकिन वही है कि समय के साथ ही सारी चीज़ें मैटर करती है। इनिशियल फेज़ पे आपके कॉलेज टाइम पे आपको समय ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है तो फिर आप उन चीज़ों के लिए समय निकालना कम कर पाते हैं। जी। अगर हम आपके फेवरेट पहाड़ी गाने की बात करें तो कौन सा गाना ऐसा है जिसे आप फ्री टाइम में गुनगुनाना पसंद करते हैं, आपको सुनना पसंद है? वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग हैं, जैसे लाइक राम रफ़ीक जी का बदनाम सॉन्ग था, एक सुपने दी मिले मेरे बोला आमिया तू मेरी है, येगी बोरू लागू तेरो आवाज़। तो ये कुछ ऐसे गाने हैं जो मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। लेकिन एक मोहिंद्र राठौर जी का एक सॉन्ग है सपना सॉन्ग, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप वो दर्शकों को सुना दे तो। जी, बहुत ही खूबसूरत वो गाना है, तो आइए हम आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का। और जहां पंकज जी का ये फेवरेट गाना है, मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शकों का भी फेवरेट गाना है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। सुपने दे रोज तू मिले है, उपने दे सुपने दे रोज तू मिले, पता भी न चला कबे बसी तू दिले, पता भी न चला कबे बसी तू दिले, उपने दे सुपने दे रोज तू मिले। तेरा मोटा चांदो दबी बाका, गोरा तेरा मोटा चांदो दबी बाका,
आखिरी झिले प्यार राय घुटा पिया आखिरी झिले उपने दे सुपने दे रोज तू मिले साथी करे बसना दूर ये बेरानी साथी करे बसना रूठना मनाना होना रोना कबे हसना कदी मिले नाले कदे उचड़े टिले कदी मिले नाले कदे उचड़े टिले उपने दे सुपने दे रोज तू मिले है उपने दे सुपने दे रोज तू मिले बहुत ही खूबसूरत ये गीत था। तो आपको इसके लिए समय मिल जाता है पंकज जी के आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है सारा का सारा, ऐसे में अपने लिए सुकून के पल आप निकाल लेते हैं? जी हाँ, बीच बीच में हम ये जब भी समय मिलता है ज़्यादातर विवाह या फिर किसी फंक्शन में जाना हो तो फिर वहाँ पे संगीत सुनने का ज़्यादा समय मिलता है। और नॉर्मली भी क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे बैठ के कोई काम कर रहे हो तो आप गाने सुन ही सकते हैं, और ख़ासकर तो अगर इतने अच्छे गाने हो तो फिर वो तो मज़ा दुगना हो जाता है। और साथ ही साथ ये हमें जोड़ते भी तो हैं हमारी संस्कृति से, एकदम से हम पहुँच जाते हैं बिल्कुल अपने जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, एकदम से सारी चीज़ें हमारे स्मरण में आ जाती है। पंकज जी, जिस तरह से आपने शुरुआत की आईटी सेक्टर में, मुझे लगता है पहले आप अकेले होंगे जब आपने शुरुआत की, आपके साथ कुछ लोग जो हैं प्रेरणा स्वरूप आपके साथ रहे होंगे। ऐसे में अगर आज की हम बात करें तो एक काफ़ी बड़ी टीम आप बना चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए, सफ़र के बारे में कि किस तरह से सारा का सारा ये सफ़र रहा है। एक इंसान से लेकर 35-40 लोगों का आपका एक ग्रुप बन चुका है और आप अपना कार्य बड़े अच्छे से कर रहे हैं, आईटी क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, इसमें किसी भी टीम को बनाने के लिए टीम लीडर्स का रोल रहता है। तो इनिशियल फेज़ में मैं अकेला था, लेकिन मेरे साथ अच्छे टीम लीडर जुड़े, जैसे मेरे मित्र और मेरे सहपाठी थे आशीष शर्मा, आशुतोष बरोल हमीरपुर से थे, तो वो सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। विकास शर्मा मेरे साथी थे, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा इनिशियल फेज़ में बहुत साथ दिया जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। तो वो लोगों ने जब भी हम बिना ऑफिस के भी हमने काम किया हुआ है, तो जब भी हमने ऑफिस शुरू किया था तो हम चंडीगढ़ में रह के हमने फिर वो चीज़ें शुरू की कि वी हैव टू बी सिक्योर, कि भाई ऑफिस खोलने से पहले हमें सिक्योर हो कि हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए, वर्क होना चाहिए, उस तरीके से चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमने वैसे भी काम किया इनिशियल फेज़ में जब चंडीगढ़ में हम थे। तो उस टाइम विकास, नवनीत, आशुतोष, वो सभी फ्रेंड्स जो अभी भी मेरे साथ हैं, तो वो लोगों का साथ रहा। तो उनकी ग्रेजुएशंस में भी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। देन आई डिसाइडेड भाई कि आप आईटी फील्ड में हो, देयर आर बूमिंग राइट नाउ भाई कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आप जाओ और इस फील्ड में काम करो। तो दे हैव चेंज द फील्ड, और वो इस फील्ड में आए, और अभी धीरे धीरे करके हमने फिर हमें दिक्कत क्या आ गई कि हम 5-6 लोगों की एक अच्छी टीम तो हमारी बन गई, लेकिन फिर यहाँ पे स्टाफ की कमी थी। बच्चे ट्रेंड नहीं थे, वो BCMC करके आ रहे, लेकिन वो बुकिश नॉलेज लेके आ रहे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स या वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इनके लिए कंडक्ट करवाएं कि हम इनको स्किलफुल बना सकें। तो उसके लिए ही हमने स्पेशल इनिशिएटिव, जो हमारी टीम भी है उनके लिए हम वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हमारे वर्कशॉप, सेमिनार्स करवाते हैं। भाई लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ें क्या अपडेट हो रही है मार्केट में।
तो वो चीज़ें हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या बाकी टीम सहपाठियों के लिए वो चीज़ें रखते हैं ताकि वो चीज़ें वो उससे भी अपडेटेड रहे और हम लोग भी अपडेटेड रहे। अदरवाइज़ अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो इंडस्ट्री बहुत आगे चली जाएगी और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमारे को अपडेटेड रहना वहाँ पे ज़रूरी है। इसके लिए यही चीज़ें ज़रूरी है। बाकी सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान है, जितने भी लोग हैं, परिवार, यार दोस्त और जितने भी मित्र और एम्प्लॉयज़ खासकर। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम में स्किल्स हों और साथ ही साथ जैसे आपने बात की कि दोस्तों का सहयोग बहुत मिला, परिवार के सहयोग की आपने बात की। पंकज जी, कई बार हम देखते हैं आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो कई बार हमारे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे हमारे जो हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं हो पाता, तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। डिप्रेशन वर्ड आजकल मुझे लगता है हर छोटे से छोटे बच्चा भी इस वर्ड से परिचित है। तो ऐसे में अगर इस तरह की चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ देख चुके हो, आप बहुत कुछ, जहां आपने एक हम कह सकते हैं शीर्ष पे पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ देखा है, तो क्या लगता है आपको कि युवाओं को ऐसी स्थिति से, ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए? इसमें मेरा मानना सिंपल सा है कि जैसे दिन के बाद रात आती है और हेड और टेल, तो उसी तरीके से सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आना ज़रूरी है। आएगा वो ऑब्वियस है। अगर आप हमेशा सुखी नहीं रह सकते या आप हमेशा दुखी भी नहीं रहोगे, तो जब आपका बुरा समय आता है या आपके पास ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि यू हैव टू स्टे विद योर कमिटमेंट्स, अपने मॉरल वैल्यूज़, अपने डेडिकेशन के साथ आप चीज़ें करते रहो, वही चीज़ें आपको आगे लेके जाएगी। तो डेडिकेशन, मॉरल वैल्यूज़ और अपने जो सीनियर्स आपके हैं, आपके घर के परिवार के तरफ से, उनके साथ मिलकर आप ये सब चीज़ें करो। और बाकी इसमें कोई ऐसा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो लोग डिप्रेशन में जाते भी है, कुछ लोग सुनने में भी आता है, तो उनके लिए यही है कि ये छोटी सी ज़िंदगी है, आप अपने काम को एंजॉय करो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, और उसको बेस्ट वे से अपने लाइफ को एंजॉय करो। जी, और साथ में खूबसूरत गाने भी सुनते रहिए। जहाँ भी आपको लगता है कि डिप्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हमारे खूबसूरत से लोकगीत हैं, उनका आप आनंद लीजिए। तो यहाँ हम भी लेना चाहेंगे खूबसूरत से गीत का आनंद, और वो गीत है बोनियो ठोनियो, और मुझे लगता है आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो गीत पंकज जी। जी, कृतिका तनवर और सुरेश शर्मा जी की आवाज़ में ये गाना सुरेंद्र निगम जी ने म्यूज़िक दिया था, तो शोगी में स्टूडियो में इसको रिकॉर्ड किया गया था। जी, तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं आपकी इस गाने के साथ, तो आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का। बोने बैठोनियो बाकी पड़ोसने आज कर की चाली तेरे शो। बोने बैठोनियो बाकी पड़ोसने आज कर की चाली तेरे शो। देवे ना पड़ोसने हमें बेअसर दे हाय तेरे शो। अखली देवे ना पड़ोसने हमें बेअसर दे हाय तेरे शो। शोर ब्यूटी पड़ोसने उनियोरा हैंडसम तेरे शो। सोड़ो तू बोर शोर ब्यूटी पड़ोसने उनियोरा हैंडसम तेरे शो। शुण तू पड़ोसने खाने नी इतने भाव तेरे शो। दिलोरा दुख
नखड़ा शुण तू पड़ोसने खाने नी इतने भाव तेरे शो दिलो रजानी मेरे सटवा तू दड़िया सालेड़ा नी किए दाव तेरे शो दिलो रजानी मेरे सटवा तू दड़िया सालेड़ा नी किए दाव तेरे शो। बहुत ही खूबसूरत ये गीत था। मुझे लगता है डिप्रेशन और तनाव जैसे शब्द जो हैं इन गीतों के आसपास भी नहीं फटकते हैं। पंकज जी, बात की जाए उन युवाओं की जो आईटी क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? मैं सभी स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर उनका उसमें इंटरेस्ट है, वो इन चीज़ों में शौक़ रखते हैं, तो इन कोर्सेज़ को ज़रूर करें और हाई डिमांडिंग कोर्सेज़ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दें, जैसे पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। आज के समय में एक ऐसी स्किल है जो आने वाले 20, 30, 40, 50 वर्षों तक चलती रहेगी जी। तो ऐसे कोर्सेज़ आप करें जो मार्केट में ट्रेंडिंग में है, और उन चीज़ों पे अगर आप अपना करियर बनाएंगे तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आईटी इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स है। अगर आप देखेंगे इंडिया की जीडीपी में आईटी का बहुत ज़्यादा रोल है, और हम यूएस या बाहर की कंट्रीज से बहुत सारा पैसा यहाँ इंडिया में ला रहे हैं ड्यू टू दीज थिंग्स, बिकॉज वी हैव ए गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। सो मेरा सिंपली मानना है कि आप अच्छी स्किल सीखिए, वो चाहे कोई भी स्किल है। यू मे गो फॉर द डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन, एआई, बट आपको उसमें अच्छे से स्किल हो कि उस स्किल में पॉलिश होना है और उस चीज़ को आप बेटर वे से कर सको। दैट इज़ द मेन थिंग। या जी, बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं पंकज जी आपको आने वाले समय के लिए। आप बहुत अच्छा करें, आईटी क्षेत्र में न केवल अपनी पहचान बनाएं बल्कि हमारे प्रदेश और देश की पहचान भी बनाएं। आज कार्यक्रम में आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ दूरदर्शन का। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे पंकज जी जो आईटी क्षेत्र से हैं और किस तरह से आज की युवा जो है हमारे गीतों को, हमारे लोकगीतों, लोक कलाओं को सहेजने का काम कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए मेहमान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शौक बामणी है घर नहीं खानी के ना तोरे, घर नहीं खानी के ना तो बामणी है घर नहीं खानी के ना तोरे।